देखो, एकीकरण के पहले चरण के अंदर इन 4 रियासतों को शामिल किया जाता है। और पहले चरण का गठन कब होता है? एकीकरण के प्रथम चरण का गठन कब किया जाता है? 18 मार्च 1948 को। यहां पर ये एकीकरण का पहला चरण होता है। इस फर्स्ट चरण का नाम क्या रखा जाता है? मत्स्य संघ। इसका नाम मत्स्य संघ किसने रखा था? किसकी सिफारिश से इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था? के एम मुंशी की सिफारिश से। ठीक है, बाकी एग्जाम के अंदर देखो इस पहले चरण से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर इस चरण का उद्घाटन कहां पर होता है, कब होता है, राजधानी किसको बनाई जाती है, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है, ठीक है, इसके अलावा राज प्रमुख किसको बनाया जाता है, उप राज प्रमुख किसको बनाया जाता है, ये चीजें हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, पीएम किसको बनाया जाता है, शोभाराम कोमावत। 4 रियासतें शामिल की जाती है, इनमें से राजधानी कैपिटल किसको रखा जाता है, राजधानी किसको रखी जाती है, अलवर को। इस एकीकरण के प्रथम चरण के अंदर उद्घाटन कहां पर किया जाता है? भरतपुर में भी, कहां पर? लोहागढ़ दुर्ग में। यहां पर इसका उद्घाटन किया जाता है। उद्घाटन करने के लिए कौन आता है? एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल यहां पर इस एकीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन करता है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर इस प्रथम चरण के अंदर राष्ट्र प्रमुख किसको बनाया जाता है? जो वर्तमान में राज्यपाल का पद चल रहा है, ये पद पहले राज प्रमुख के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, संविधान के अंदर भी राज्यपाल का पद नहीं था। संविधान के अंदर भी 7वां संविधान संशोधन किया गया था। अपने भारत का जो संविधान है कठोर है, लचीला है। कठोर इसलिए है कि इसमें जो धारा है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धारा है, अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग धारा है। ठीक है, अलग अलग जो मंत्री वगैरह है, विभाग है, उनके लिए भी अलग धारा है। लचीला इसलिए है क्योंकि संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। संशोधन की प्रक्रिया लाई गई थी कनाडा से। ठीक है, तो यहां पर 7वां संविधान संशोधन करने के बाद में राज प्रमुख का पद समाप्त किया जाता है और राज्यपाल का पद सृजित किया जाता है। ठीक है, इस एकीकरण के प्रथम चरण के अंदर राज प्रमुख बनाया जाता है धौलपुर के महाराजा को। धौलपुर के महाराजा कौन? उदय भान सिंह। उदय भान सिंह को यहाँ का राज प्रमुख बनाते हैं। उपराज प्रमुख किसको बनाते हैं? इन रियासतों को एक जगह करने के लिए, एक संघ बनाने के लिए ये छोटे छोटे पद दिए गए थे, लालच दिया गया था अलग अलग लोगों को। ठीक है, अलग अलग रियासतों के जो राजा थे उनको लालच दिया गया कि तुम लोग शामिल हो जाओ, नहीं तो वो राजा शामिल नहीं हो रहे, इस वजह से उनको लालच दिया था। ठीक है, तो ये एकीकरण का प्रथम चरण होता है। एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर शामिल कौन कौन बंदे थे? इसके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल थे मत्स्य संघ के अंदर? अरे इसका प्रधानमंत्री तो कौन था? शोभाराम कुमावत। अब शोभाराम कुमावत अकेला सरकार थोड़ी चलाएगा, उसके साथ में मंत्रिमंडल में और भी सदस्य थे। और सदस्य कौन कौन थे? गोपीलाल यादव, इसके अलावा मास्टर भोलेनाथ, इसके बाद में चिरंजी लाल, और चिरंजी लाल के बाद में मंगल सिंह। ठीक है, डॉक्टर मंगल सिंह। ये 4 सदस्य मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल थे। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य का नाम है, या निम्न में से मत्स्य जो चरण है, मत्स्य संघ है, इसके मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य का नाम नहीं है। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चारों आपको मंत्री याद रखने हैं, एक इसका प्रधानमंत्री आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत था और उसके मंत्रिमंडल में ये 4 लोग शामिल थे। इसके बाद में एकीकरण का दूसरा चरण होता है। दूसरे चरण में यहां पर जितनी भी रियासतें हैं, इन रियासतों को शामिल किया जाता है। एक रियासत इसमें जो किशनगढ़ है, इसको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, किशनगढ़ और टोंक, इनको भी शामिल किया जाता है। 9 रियासतें एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल की जाती है। अब 9 रियासतें कौन कौन सी है? यहाँ पर कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, शाहपुरा। ठीक है, इसमें चित्तौड़ रियासत नहीं, प्रतापगढ़, शाहपुरा, ठीक है, किशनगढ़, बूंदी, इसके बाद में टोंक। ये 9 रियासतें एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल होती है। यहां से जैसे ही प्रवेश करता है एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे पहले राजस्थान में जो रियासत आती है, दिल्ली की तरफ से जब आएगा तो सबसे पहली रियासत कौन सी आएगी? आज भी NH 8 है, वो अलवर में ही प्रवेश करती है सबसे पहले। तो अलवर के राजा से पहले साइन करवाता है। एकीकरण पर साइन करने वाला सबसे पहला राजा कौन था?
अलवर का राजा जिसका नाम क्या था, तेज सिंह। ठीक है, विलय पत्र पर साइन करने वाले लोग अलग अलग थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की सबसे पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर के राजा कौन था? बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को। विलय पत्र पर सबसे अंत में साइन करने वाला जो राजा था, धौलपुर महाराजा जिसका नाम क्या था, उदय भान सिंह, उसने सबसे अंत में साइन किया। और अंत में साइन कब किया था उसने? 14 अगस्त 1947। ठीक है, तो यहाँ पर इन रियासतों के शामिल होने के बाद में एकीकरण का दूसरा चरण गठित किया जाता है और दूसरे चरण में 9 रियासतें शामिल होती हैं। दूसरे चरण में कितनी रियासतों को शामिल करते हैं? 9 रियासतों को। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, बाबू झाड़ू टिको परसाटो। ठीक है, याद रख लेना, 9 रियासतों को इसमें शामिल कर दिया, 4 इसमें शामिल हो गई। कितनी हो गई टोटल? 13 रियासत हो गई। अरे टोटल कितनी रियासत? 29। अरे 19 रियासत थी, 19 में से फर्स्ट चरण के अंदर 4 हो गई शामिल, दूसरे चरण में कितनी हो गई, और तीसरे चरण के अंदर एक रियासत को शामिल किया जाता है। एक रियासत कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत। इसके बाद में चौथे चरण के अंदर 4 रियासतों को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर काउंटिंग कर लो, कितनी हो गई? 18 हो गई। एक रियासत बची, सिरोही रियासत। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चरण होते हैं, 4 चरणों के अंदर इस प्रकार से 18 रियासतों को शामिल किया जाता है। पहला चरण यह है, इसमें 4 रियासतें शामिल होती है, दूसरे चरण में 9 रियासतें शामिल होती है, ये वाली, और तीसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल होती है? और चौथे चरण के अंदर फिर शामिल होती है J3B। ठीक है, जयपुर है, जोधपुर है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इस प्रकार से एकीकरण के चौथे चरण के अंदर ये 4 रियासतें शामिल होती है। ठीक है, यहां पर एकीकरण का जो दूसरा चरण है, इसके बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली। इसके बारे में चर्चा हो गई थी ना, लिखवा दिया था इसके बारे में। सबसे पहले बताओ, एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बना था? पीएम कौन बना था? गोकुलाल साहब। इस एकीकरण के दूसरे चरण का गठन कब हुआ था? 25 मार्च 1948। इस एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या रखा जाता है? पूर्व राजस्थान संघ। इसका नाम क्या रखते हैं? पूर्व राजस्थान संघ, ये इसका नाम रखा जाता है। इस एकीकरण के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां पर होता है और किसने उद्घाटन किया था? कोटा दुर्ग के अंदर इसका उद्घाटन होता है, और किसने उद्घाटन किया था? एनवी गॉडगिल ने। जिस व्यक्ति ने पहले चरण का उद्घाटन किया था, उसी व्यक्ति ने यहाँ पर दूसरे चरण का उद्घाटन किया, गॉडगिल। ठीक है, जिसका नाम था एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, उसने यहाँ पर उद्घाटन किया था इसका। इसके बाद में देखो, इसकी राजधानी दूसरे चरण की कैपिटल किसको बनाई जाती है? इन सभी रियासतों में सबसे पॉपुलर रियासत थी कोटा रियासत। कौन सी रियासत थी? कोटा रियासत। तो कोटा को यहाँ पर राजधानी बना दी जाती है, और कोटा के महाराजा को यहाँ पर राज प्रमुख बना दिया जाता है। कोटा के महाराजा कौन थे? भीम सिंह। इसके बाद में उपराज प्रमुख बनाया जाता है दो राजाओं, 2 जगह के राजाओं को उपराज प्रमुख बनाया जाता है, एक को वरिष्ठ उपराज प्रमुख और एक को कनिष्ठ उपराज प्रमुख। ठीक है, वरिष्ठ का मतलब जो उम्र के अंदर जिसकी ज्यादा उम्र है उसको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाते हैं, और जिसकी उम्र कम है उसको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाते हैं। तो इस एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख है वो तो कौन है? भीम सिंह। उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो कौन है? बूंदी का महाराजा कौन था? बहादुर सिंह। ठीक है, इसके बाद में कनिष्ठ उपराज प्रमुख कहाँ का राजा बनता है? डूंगरपुर का, जिसका नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका कौन था? गोकुलाल असावा। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो एकीकरण का दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण में जो पूर्वी राजस्थान संघ बनता है, इस पूर्वी राजस्थान संघ की जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या कितनी थी इसकी? 23.5 लाख। ठीक है, 23,50,000 इसकी जनसंख्या थी। ठीक है, इसका वार्षिक आय, इस पूर्वी राजस्थान संघ की वार्षिक आय कितनी है? 1,90,00,000। एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है मत्स्य संघ की आय का। मत्स्य संघ की आय कितनी थी? 184 लाख। ठीक है, 1,84,00,000। तो यहाँ पर इनकी भी आय का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो जमाना गया, आजकल सीधे क्वेश्चन आने वाला, सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आजकल। ठीक है, तुम भी टेढ़े हो तो एग्जामिनर भी टेढ़ा है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर अब अपन चर्चा करेंगे एकीकरण का तीसरा चरण। देखो एकीकरण का तीसरा चरण,
एकीकरण का तीसरा चरण। एकीकरण का तीसरा चरण। एकीकरण का तृतीय चरण, ठीक है, तीसरा चरण। ये जो एकीकरण का तीसरा चरण है, इस एकीकरण के तीसरे चरण का नाम क्या रखा जाता है? इस एकीकरण के तीसरे चरण का नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। इसका नाम रखते हैं संयुक्त राजस्थान, ठीक है। इसका गठन कब होता है? एकीकरण के तीसरे चरण का गठन कब होता है? 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948, ठीक है। इसमें किन किन को शामिल किया जाता है? कौन कौन सी रियासत को इसमें शामिल किया जाता है? एक रियासत को इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा इससे पहले वाला जो चरण गठित हुआ, इससे पहले वाला चरण कौन सा गठित हुआ था? पूर्व राजस्थान संघ, ठीक है। उस पूर्व राजस्थान संघ को इसमें लाकर मिलाया गया। इसके अलावा एक रियासत को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो शामिल रियासतें, शामिल रियासतें। पूर्व राजस्थान संघ, पहले इसको मेवाड़ के नाम से जानते थे, लेकिन 1559 में जैसे ही उदयपुर की स्थापना हुई, उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की 1559 में, उसके बाद में इस मेवाड़ रियासत को उदयपुर रियासत के नाम से जानने लगे। इसको यहां पर शामिल किया जाता है। हिमानी, निशा यादव, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ। लिख लिया सबने? एकीकरण का तीसरा चरण है, इसका नाम क्या रखा जाता है? अरे एकीकरण के तीसरे चरण का नाम क्या रखा जाता है? पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ, और तीसरा चरण जिसका नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। पहले चरण का गठन हुआ 18 मार्च 1948 को, ठीक है। दूसरे चरण का गठन हुआ 25 मार्च 1948 को, और तीसरे चरण का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। यहां पर शामिल रियासतें, कौन कौन सी रियासत को इसमें शामिल किया जाता है? एक तो इससे पहले वाला जो चरण हुआ, उस पूरे चरण को इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तीसरे चरण में किसको लाकर शामिल किया गया? पूर्व राजस्थान संघ। इसके अलावा कौन सी रियासत को शामिल किया? अब जैसे ही देखो, नई रियासतों का जब एड करते थे, तो वहां के राजा को मनाने के लिए जो पद पहले चरण के अंदर जिस राजा को दिए थे, वो पद उस रियासत के राजा को दे देते थे, राजधानी भी चेंज कर देते थे। यहां पर जैसे ही मेवाड़ रियासत शामिल होती है, मेवाड़ को, उदयपुर को राजधानी बनाई जाती। उदयपुर के महाराजा थे भूपाल सिंह, उसको यहाँ पर राष्ट्र प्रमुख बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो पहले वाले राजा थे, उनको उपराष्ट्र प्रमुख बना देते हैं। कोटा के महाराजा थे भीम सिंह। अरे कोटा के महाराजा कौन थे? उसको पहले राष्ट्र प्रमुख बना रखा था, उसको यहाँ पर इस चरण के अंदर क्या किया जाता है? उपराष्ट्र प्रमुख बना दिया जाता है। कईयों का तो प्रमोशन होता है, उसका डिमोशन हो जाता है बेचारे, ठीक है। राष्ट्र प्रमुख से उपराष्ट्र प्रमुख आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें लिखो राजधानी, इसकी, इस चरण की राजधानी। कैपिटल इसकी उद्घाटन। प्रधानमंत्री, ठीक है। अरे भारत का एक प्रधानमंत्री होता है,
भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री वगैरह की, राष्ट्रपति वगैरह की व्यवस्था है, ये 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है उसके बाद में ये व्यवस्थाएं होती है। उससे पहले जो पद थे ये ओढ़े थोड़े चलते थे। अब देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री बना रखा है, अलग अलग चरणों में प्रधानमंत्री बना रखा है। वैसे प्रधानमंत्री तो एक ही तो होता है। तुम भी सोचते होंगे कभी ना कभी कि सर ये आपके प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री लिखवा रखे हैं, भारत का तो एक ही प्रधानमंत्री होता है, ये कहां से प्रधानमंत्री आ गए। ठीक है, तो जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक ये जो पद थे ये उड़े थोड़े थे पूरे के पूरे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री है, इसके बाद में राष्ट्र प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख, देखो यहाँ पर राजधानी रखी जाती है उदयपुर को। इसका उद्घाटन, इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये यहाँ पर इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब देखो जिस रियासत में प्रधानमंत्री उसी को बनाते थे जो राजनीति में, जो आंदोलन वगैरह करने में आगे रहता था, जनता के कामकाज करने में आगे रहता था। जैसे सबसे पहले शोभाराम कुमावत को बना दिया पहले चरण में, दूसरे चरण में गोकुलाल असावा को बना दिया। जैसे ही मेवाड़ को शामिल किया तो मेवाड़ में इस प्रकार से क्रांतिकारी जो बंदा था उसका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। उसका नाम क्या था, जो आंदोलनों को भी सपोर्ट कर रहा था, आंदोलनों के अंदर भी वो भाग ले रहा था, गीत वगैरह भी लिख रहा था, पंचीदा गीत है इस प्रकार से गीत भी लिख रहा था। तो जैसे ही मेवाड़ रियासत को शामिल किया, राजा तो राष्ट्र प्रमुख बन जाता है और वहां पर जो क्रांतिकारी बंदा था, जो जनता की आवाज उठाता था, उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, राज प्रमुख बनाया जाता है भूपाल सिंह को, मेवाड़ महाराणा। मेवाड़ महाराणा। उपराष्ट्र प्रमुख यहां बनाया जाता है भीम सिंह, कोटा महाराणा। कोटा के महाराजा, इसको यहां पर उपराष्ट्र प्रमुख बनाया जाता है। लेब असिस्टेंट वालों, तुम्हारी पहले से शिकायत है, तुम विदागरी लेना चाहते हो तो वैसे बोल देना, विदा कर देंगे पहले ही। नहीं, शिकायत है तुम्हारी पहले से, जल्दी विदा कर देंगे नहीं। ठीक है, इसमें देखो उप प्रधानमंत्री भी लिख लेना, इस चरण के अंदर उप प्रधानमंत्री भी लिख लो, प्रधानमंत्री के बाद में लिख लो उप प्रधानमंत्री। गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा, शाहपुरा का था ये, शाहपुरा भीलवाड़ा का था, गोकुललाल असावा। ठीक है, इसके बाद में लिखो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य थे, मंत्रिमंडल। सबसे पहला मंत्री लिखो प्रेम नारायण माथुर, लिखो प्रेम
नारायण माथुर, भूरेलाल बैया, मोहनलाल सुकाड़िया, मोहनलाल सुकाड़िया। ठीक है, अगला लिखो भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, अभिन्न हरि, अगला लिखो अभिन्न हरि, ये यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल थे। ये भोगीलाल पांडे है, इसको किस नाम से जानते हैं? वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे व्यक्तित्व के अंदर मैंने पढ़ा दिया ना, व्यक्तित्व में। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे को। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है फॉरेस्ट गार्डन। राजस्थान का नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का एक ही नेहरू था, लेकिन राजस्थान का नेहरू आपको पूछे तो वो कौन था? ऊपर वाली टास्क बार पर छाप लो, राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्या हुआ? लिखवा दिया मैंने? तो छुट्टी पर होगा व्यक्तित्व पढ़ाया तो। नहीं, अभी पढ़ाया व्यक्तित्व तो। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। राजस्थान का नेहरू बता रहा हूं मैं, राजस्थान का गांधी नहीं बता रहा हूं, राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। भरतपुर का था, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। यहां लिख देता हूं। राजस्थान का गांधी भी लिख लो, गोकुल भाई भट्ट। बाकी क्रांति में मैंने आपको लिखाया था राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे भूल गए? रिवीजन तो करते हो नहीं, मौसल यहाँ आके ऐसे कैसे बैठ जाते हो। 2 दिन पहले क्रांति पढ़ाई है और बार बार मैंने आपको बताया था। सौगन खा रखी है नहीं रिवीजन करने की, बस नोट्स रिटर्न कर लेते हो, लिख लेते हो, ले जाकर घर रख देते हो। 5 दिन बाद में भूल जाओगे। मैं बता रहा हूँ 5 दिन बाद में भूल जाओगे। यहाँ जो पढ़ रहे हो ना, नहीं रिवीजन करोगे तो 5 दिन बाद में साफ है मामला पूरा। हिस्ट्री बेवफा है, दिन में पढ़ो रात को सफाए।
ठीक है, इसमें लिखो, पॉइंट लगाकर नोट करो, तीसरे चरण के अंदर लिखो, संयुक्त राजस्थान में मिलने से पूर्व मेवाड़ महाराणा की प्रमुख शर्तें। संयुक्त राजस्थान में मिलने से पूर्व, संयुक्त राजस्थान में मिलने से पूर्व मेवाड़ महाराणा की शर्तें, मेवाड़ महाराणा की शर्तें, शर्तें, शर्त रखी थी मेवाड़ महाराणा ने। सबसे पहली शर्त लिखो, 20 लाख प्री पेंशन, प्री विपर्स भी इसको बोलते हो, बोल सकते हो। लिखो 20 लाख प्री पेंशन, 20 लाख प्री पेंशन। दूसरी इसकी शर्त थी कि राज प्रमुख रहेगा वो वंशानुगत रहेगा, जैसे ही मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा राज प्रमुख बनेगा, इस प्रकार से वंशानुगत रखता है। ठीक है, लिखो राज प्रमुख पद, राज प्रमुख पद वंशानुगत, वंशानुगत। राज प्रमुख पद वंशानुगत। ठीक है, और ये जो चरण है, इस चरण की वार्षिक जो आय है वो थी 3 करोड़ 16 लाख। ठीक है, लिखो संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, इसी में लिखो संयुक्त राजस्थान की, संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय, संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय, वार्षिक आय। जितने भी संयुक्त राजस्थान में रियासतें हो गई, एक तो पहले वाली जो रियासतें थी 9 रियासतें, ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ को इसमें शामिल किया था, एक तो उसकी आय इसमें काउंट हो गई, इसके अलावा मेवाड़ की आय इसमें काउंट हो गई। अरे 4 रियासतें पहले ही क्राइटेरिया पूरा कर रही थी, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या, इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा आय। ठीक है, तो 1 करोड़ से ज्यादा तो आय इसकी खुद की थी मेवाड़ रियासत की, इसके अलावा 1 करोड़ 90 लाख आय कौन से की थी, इससे पहले वाला जो संघ बना था, इससे पहले वाला जो चरण हुआ था उसकी थी 1 करोड़ 90 लाख। तो इनको टोटल करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो आय है यह है 3 करोड़ 16 लाख। लिखो 3.16 करोड़। वीडियो के पेपर में मत्स्य संघ की आय पूछ ली, इस वजह से मैं आपको ये लिखवा रहा हूं, पता नहीं आपके भी पूछ ले। 3.16 करोड़, 3 करोड़ 16 लाख। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 316 लाख, 316 लाख भी लिख सकते हो। क्षेत्रफल लिखो इसका, क्षेत्रफल 27,977 वर्ग किलोमीटर। 27,977, क्या हुआ, कंडीशन में नहीं है, लिखो इसमें 27,977 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ये जो संयुक्त राजस्थान संघ बना है इसमें 9 रियासतें तो पहले से, एक मेवाड़ रियासत है, इनको 10 रियासतों को शामिल करते हैं, तो इनका जो एरिया है, इन सबका जो क्षेत्रफल है यह है 27,977 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इन सभी रियासतों को यदि ऐड करते हैं उसके बाद में इनकी जो आय है, एक साल की राजा के पास में जो इनकम आती है, जो आय है, वो आय है इसकी 3 करोड़ 16 लाख। ठीक है, इसके बाद में इन 10 रियासतों में कितनी जनसंख्या निवास करती है ये भी लिखो, लिखो जनसंख्या 42,60,000।
जनसंख्या 42,60,000 ये इसकी जनसंख्या है। छाप लिया सबने? ये एकीकरण के 3 चरण कंप्लीट है। और जो लिखवा दिया इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी पेपर दिया ना आप। चपड़ासी का दो, आरएस का दो, एओ का दे दो, डबल एओ का दे दो, कोई भी दे दो, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मूर्तियों तुम लोग देवी देवता बनकर बैठे हो, पढ़ने की सौगंध खा रखी है तुमने, दोबारा रिवीजन तो करते ही नहीं हो। सबसे पहले देखो एकीकरण का तीसरा चरण, इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका गठन कब होता है? 18 अप्रैल 1948। यहां पर देखो इसमें शामिल रियासतें कौन कौन सी रियासतों को शामिल करते हैं? एक तो इससे पहले वाला जो चरण हुआ था उस पूरे चरण को लाकर इसमें शामिल कर दिया, एक नई रियासत इसमें ऐड कर दी। वो रियासत कौन सी है? जैसे ही नई रियासत ऐड की जाती है वहां के राजा को, वहां के लोगों को लालच दिया जाता है। ऐसे कोई भी राजा अपनी पूरी शक्तियां छीनने नहीं देगा। राजा कहेगा कि मैं मेरे अनुसार शासन चलाता हूं, यदि तुम लोग इसको संघ में शामिल कर लोगे तो खुद के अनुसार शासन चलाओगे। बांसवाड़ा के राजा ने तो यह भी कह दिया था कि मैं तो इसमें साइन तो कर रहा हूँ विलय पत्र पर, लेकिन मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं मेरे खुद के डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मरने के समान ही हूँ बाद में, मेरी तो कोई शक्तियां नहीं रहेगी, पूरी की पूरी शक्तियां संघ की रहेंगी। तो इनको क्या किया जाता है? इनको फिर लालच दिया जाता है। जैसे जैसे रियासतों को ऐड किया जाता है उनको लालच देकर उनको ऐड करते हैं। किसी राजा को 10 लाख पेंशन, किसी को 20 लाख पेंशन, इस प्रकार से पेंशन दी जाती है। किसी राजा को राज प्रमुख बनाया जाता है, किसी को उपराज प्रमुख बनाया जाता है, इस प्रकार से उनको लालच दिया जाता है। ठीक है, गुज्जर पीछे क्या है? यहां पर देखो सबसे पहले जब मेवाड़ को शामिल किया तो इसकी राजधानी, तीसरे चरण की राजधानी किसको रखी जाती है? उद्घाटन किसने किया था इसका? प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? और उप प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? गोकुललाल असावा का। इससे पहले वाले चरण में जो प्रधानमंत्री था उसको यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले चरण के अंदर जो राज प्रमुख था उसको यहाँ पर उपराज प्रमुख बना देते हैं। कईयों का विचारों का प्रमोशन होता है, यहाँ पर इनका डिमोशन हो रहा है, नीचे आ रहे हैं वापस दूसरे पदों पर। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर राज प्रमुख किसको बनाया जाता है? कहाँ के महाराज? इसने तो ये भी कहा था कि मेरी शर्त है, लिख कर दो यहाँ पर, कि आगे जो राज प्रमुख का पद है वंशानुगत रहे, कि मेरे मरने के बाद में मेरे बेटे को राजा बनाओ, उसके राज प्रमुख बनाओ, उसके बाद में मेरे बेटे के जो बेटा होगा उसको राज प्रमुख बनाओ। इस प्रकार से इसने शर्त और रखी। ठीक है, यहां पर इसको राज प्रमुख बनाते हैं। उपराज प्रमुख किसको बना देते हैं? इसे यहां पर देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है? माणिकलाल वर्मा। अब एक प्रधानमंत्री तो पूरे क्षेत्र को नहीं चला सकता, तो प्रधानमंत्री के साथ में और भी मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर और मंत्री किस किस को बनाया जाता है? प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बहिन, मोहनलाल सुकाड़िया, भोगीलाल पांड्या, इसके अलावा बिन हरि, ये कोटा का था। मोहनलाल सुकाड़िया है, ये मेवाड़ का था। इसके बाद में राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? अब यहाँ पर जैसे ही इस रियासत को शामिल किया मेवाड़ को, उस समय मेवाड़ के राजा ने उनके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने शर्त रख दी। और वो कौन कौन सी शर्तें रखी थी यहाँ पर? कि 20 लाख तो पेंशन दूंगा बेटा बेटा, इसके अलावा जो राज प्रमुख का पद है ये वंशानुगत रहना चाहिए, ये यहाँ पर शर्त रखता है। ठीक है, पर ईयर की। ठीक है, इसके बाद में देखो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है वो जाकर 1971 के अंदर इस पेंशन व्यवस्था को समाप्त करती है। नहीं तो 1971 तक ये पेंशन लेते रहते हैं राजा। राजा का बेटा बन जाता है फिर राजा, तो वो पेंशन लेता है। 1971 में उसने पेंशन व्यवस्था समाप्त की। ठीक है, यहां पर देखो इस संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय, साल की आय कितनी है? 3,16,00,000। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है इसका? अरे इसका क्षेत्रफल कितना है? 27,977 वर्ग किलोमीटर। इस संयुक्त राजस्थान जो संघ बना है, तीसरा चरण बना है, इसकी जनसंख्या कितनी है? 42,60,000। ठीक है,
तो इतना चरण जो आपने लिखा है ये पूरा याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। शुरू के 4 चरण है उसमें ज्यादा डिटेल है, बाकी के जो चरण है उनमें ज्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। इन्हीं में राज प्रमुख वगैरह है। चौथे चरण के बाद में कोई राज प्रमुख नहीं बनेगा, वही रहेगा जो चौथे चरण में बनेगा। प्रधानमंत्री भी वही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा राजधानी भी वही रहेगी। 4 चरण है, 4 चरणों तक आपको पूरी डिटेल याद रखनी है। इसके बाद में लिखो एकीकरण का चौथा चरण, एकीकरण का चौथा चरण। एकीकरण का चतुर्थ चरण। एकीकरण का चतुर्थ चरण, ये जो चौथा चरण है इस चौथे चरण का नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम क्या रखते हैं? वृहद राजस्थान। इसका गठन कब किया जाता है? शामिल रियासत इसमें, प्रधानमंत्री इसमें, राज प्रमुख इसमें, महाराज प्रमुख इसमें। देखो यहां पर इसका नाम रखा जाता है वृहद राजस्थान। इसका गठन किया जाता है 30 मार्च 1949, ठीक है। शामिल रियासतें इस चरण के अंदर J3+B, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये 4 रियासतें इसमें शामिल की जाती हैं। इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है हीरा लाल शास्त्री को। ठीक है। इसका राष्ट्र प्रमुख बनाया जाता है जयपुर के महाराजा को। जयपुर के महाराजा थे मान सिंह, मान सिंह भी सेकंड थे। मान सिंह द्वितीय, मान सिंह सेकंड। महाराज प्रमुख बनाया जाता है भोपाल सिंह। राजधानी उद्घाटन करता, यहां पर राजधानी बना दी जाती है जयपुर को। उद्घाटन करता यहां पर खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल आता है। खुद वल्लभ भाई पटेल यहां पर उद्घाटन करने के लिए आता है। छाप लिया सबने? छाप लिया ना सबने? देखो यहां पर
सबसे पहले देखो यहाँ पर एकीकरण का चरण कौन से नंबर का है, चौथे चरण, ठीक है। चौथा चरण है, इसका गठन कब होता है, इसका नाम क्या रखा जाता है, इसका नाम ब्रज राजस्थान क्यों रखा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यह है कि इसमें बड़ी बड़ी रियासतों को, जो बड़ी रियासत होती है, बड़ा होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं वहद, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वहद, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी रियासतों को इसमें शामिल किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर इसका नाम रखा जाता है ब्रज राजस्थान। ब्रज राजस्थान के अंदर शामिल रियासतें कौन कौन सी है, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। बड़ी देखो क्षेत्रफल में बड़ी रियासत जोधपुर, क्षेत्रफल में बड़ी कौन सी है, जनसंख्या में बड़ी रियासत, तो बड़ी बड़ी रियासतों को इसमें शामिल कर दिया। 30 मार्च को राजस्थान का एकीकरण है, उसका 95% कार्य है वो पूरा हो जाता है। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये एकीकरण के चौथे चरण के कारण यहाँ पर राजस्थान दिवस शुरू होता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है, यहाँ पर जैसे ही जयपुर को शामिल किया तो जयपुर के महाराजा को यहाँ पर राजप्रमुख बना दिया। जयपुर के महाराजा कौन थे, मानसिंह सेकंड। इसके बाद में देखो जैसे ही जयपुर के महाराजा को मानसिंह सेकंड को राजप्रमुख बनाया, मेवाड़ महाराणा वहीं पर मीटिंग में बैठे हुए थे, पूरा जो प्रोसेस चल रहा था एकीकरण का वहीं पर वो बैठे हुए थे। जैसे उसको राजप्रमुख का पद दिया, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह रूस जाते हैं, रूट कर वहां पर जो जिस शहर पर बैठे थे उस शहर को फेंक कर चले जाते हैं कि तुम्हारा एकीकरण तुम्हारे पास रखो, मेरी रियासत को मैं स्वतंत्र रखूंगा। मैंने आपके सामने 2 शर्तें रखी थी, आप एक शर्त पर खरे नहीं उतर रहे। मैंने कहा था कि राजप्रमुख का पद वंशानुगत रहना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर किसको राजप्रमुख बना रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बाकी और जो नेता थे वो सब के सब भोपाल सिंह को रोकने का प्रयास करते हैं। ये तो यहाँ से पूरा सिस्टम बखेर कर चले गए, ठीक है, कि हम तो तुम्हारे संघ के अंदर शामिल नहीं होंगे, हम तो यहाँ से जाएंगे वापस मेवाड़, और मेवाड़ जाकर मेवाड़ को स्वतंत्र रखेंगे। आपके दूसरा जो क्राइटेरिया है वो भी तो मेवाड़ रियासत पूरा रखती है कि 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या, 1 करोड़ से ज्यादा आय, वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है। आपने ही तो कहा था ये, तो हम तो स्वतंत्र रहेंगे। मेवाड़ महाराणा वहां से चले जाते हैं, और जैसे ही निकल कर जाने के लिए बाहर आते हैं, वहां पर बाहर आकर क्या करते हैं, वहां के जो लोग थे, मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं और उनको रोकते हैं, और उनको रोक कर बोलते हैं कि आपके लिए अलग से एक पद बना रहे हैं जिस पर स्पेशली आप ही रहोगे, कोई और नहीं रहेगा। तो इस भूपाल सिंह के लिए अलग से एक पद क्रिएट किया गया, उस पद को बोलते हैं महाराज प्रमुख। उस पद को क्या बोलते हैं, महाराज प्रमुख। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आजीवन महाराज प्रमुख कौन थे, आजीवन महाराज प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह। आजीवन क्यों थे, इसके पीछे यही कारण था कि पहले ही उन्होंने कह दिया था वंशानुगत रहना चाहिए राजप्रमुख का पद, पहले राजप्रमुख दूसरे को बनाया, रूस गए, तो उसके बाद में ये कहा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इसने, ये जो पद है केवल इस पद पर आप ही रहोगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। आपके बाद में आपका बेटा बन सकता है यदि चाहो तो आप, नहीं तो ये पद आपके लिए ही बनाया गया है। तो मेवाड़ के महाराणा के लिए यहाँ पर चौथे चरण में एक नया पद सर्जित किया जाता है, नया पद क्रिएट किया जाता है, जिसको बोलते हैं महाराज प्रमुख। जिसको क्या बोलते हैं, महाराज प्रमुख। आजीवन यही रहते हैं, इस पर लिख लेना यहाँ पर आगे ब्रैकेट में, आजीवन महाराज प्रमुख। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है ये, आजीवन महाराज प्रमुख। आजीवन महाराज प्रमुख। साहब लिया सबने। इसके देखो राजधानी किसको रखी जाती है, इसका उद्घाटन किसने किया था, इसके बाद में कोई उद्घाटन नहीं होगा, 4 चरणों तक आपको उद्घाटन करता याद रखने हैं। गोडगिल, गोडगिल, चाचा पटेल, पहला गोडगिल, दूसरा गोडगिल, और तीसरा चाचा का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लास्ट में पटेल। 4 चरणों के अंदर उद्घाटन करता आपको याद रखने हैं, ठीक है। 4 चरणों में आपको राजधानी याद रखनी है, बाकी 5वें चरण में वही रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर राजप्रमुख है, ये भी 4 चरणों तक ही आपको याद रखनी है। चौथे चरण के बाद में राजप्रमुख का पद उसी के पास में रहता है जो चौथे चरण में रहता है। चौथे चरण में राजप्रमुख कौन है, यही 5वें चरण में रहेगा, यही 6ठे चरण में रहेगा, और 7वें चरण के अंदर तो इस पद को ही समाप्त कर दिया जाता है, टंटा ही खत्म कर दिया जाता है, नया पद क्रिएट कर दिया जाता है। नया पद राज्यपाल का पद क्रिएट किया जाता है। कौन सा पद क्रिएट किया जाता है,
संविधान में संशोधन किया जाता है, 7वां संविधान संशोधन किया जाता है 1 नवंबर 1956 को। राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त किया जाता है और राज्यपाल का पद सृजित किया जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर राजधानी है ये जयपुरी रहेगी। इसके लिए भी यहाँ पर इस चौथे चरण के अंदर विवाद होता है। इस चौथे चरण के अंदर जोधपुर के महाराजा थे जिनका नाम था हनुमंत सिंह। जोधपुर के महाराजा का नाम क्या था? हनुमंत सिंह। सरदार पटेल उसको मिलाने के लिए जाते हैं उसके पास में, तो ये कहा जाता है कि हनुमंत सिंह बंदूक दिखाते हैं कि भाग जाए यहाँ से, मैं तेरे कोई संग में शामिल नहीं होगा, मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा। जोधपुर के महाराजा पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एकीकरण के समय राजस्थान की वह रियासत जो पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रखती थी, कौन सी रियासत थी? जोधपुर रियासत। जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह। राजा का नाम क्या था? हनुमंत सिंह। पहले ही पर्दाफाश कर देता है, वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था सोमनेश जोशी। व्यक्ति का नाम क्या था? सोमनेश जोशी। वो सोमनेश जोशी अखबार निकालता था वहां से, जोधपुर से। अखबार का नाम था रियासती। अखबार का नाम क्या था? रियासती। वो अखबार के अंदर न्यूज छाप कर दे देता है कि हमारे वाले महाराजा तो यहाँ पर जोधपुर में जाना चाहते हैं, सॉरी यहाँ वाले महाराजा तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। उसने अखबार के अंदर न्यूज छाप कर दे दी थी। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि जोधपुर रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, इसका पर्दाफाश किसने किया था? कौन से अखबार ने किया था? किसने किया था? रियासती अखबार ने। रियासती अखबार निकालने वाला कौन था? सोमनेश जोशी। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां जाते हैं, हनुमंत सिंह को मनाते हैं, हाथाजोड़ी करते हैं उसके, बोलते हैं कि आपको पेंशन दी जाएगी, बैठे बैठे खाना तो आराम से, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में जाकर क्या करोगे? कुछ नहीं है, पाकिस्तान में भुरकट पड़ा है पूरा का पूरा। ठीक है। उसको मनाने का प्रयास करते हैं, उसको मनाकर उसको इस चरण के अंदर, चौथे चरण में शामिल कर लेते हैं। लेकिन जैसे राजधानी बनाने का विवाद हुआ, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मुझे आपने पाकिस्तान तो नहीं जाने दिया, लेकिन राजधानी तो यहां बनाओ हमारे। जोधपुर के महाराजा ने कह दिया कि राजधानी हमारे यहाँ पर जोधपुर में बनेगी। अब जयपुर के महाराजा जिनका नाम है मान सिंह बोलते हैं कि राजधानी जयपुर में बनेगी, यदि जयपुर में नहीं बनाओगे तो तुम्हारे एकीकरण, तुम्हारे संघ बनाना, कोई तुम्हारा जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। विवाद हो जाता है राजधानी को बनाने के लिए। जब राजधानी बनाने को लेकर विवाद होता है तो एक कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी का नाम है पी सत्यनारायण राव समिति। समिति का नाम क्या है? पी सत्यनारायण राव समिति। वो समिति बनाई जाती है और समिति बनाकर उनके लोगों को कहा जाता है कि आप चेक करो किसको राजधानी बनाएं, कौन सी राजधानी रहे जो सही रहे। राजधानी का मतलब होता है राजधानी के अंदर सभी रियासतों के लोग आएंगे, सभी क्षेत्र के लोग वहां पर आएंगे राजधानी में, कैपिटल के अंदर आने जाने की सुविधा भी सही रहे। तो जो सत्यनारायण राव समिति है, उस सत्यनारायण राव समिति से फिर सुझाव मांगा गया। सत्यनारायण राव समिति बनाने के बाद में उसके जो सदस्य हैं वो वहां पर क्या करते हैं? राजधानी बनाने के विवाद को सुलझाते हैं। अब यहां पर तो है जयपुर, जोधपुर यहां पर। अलवर भरतपुर का व्यक्ति यहां से राजधानी जोधपुर में जा सकता है क्या? कितना दूर पड़ गया उसके तो बेचारे। ठीक है, कभी जाएगा ही नहीं राजधानी के अंदर। तो दूरी को देखकर अपने राजस्थान की राजधानी बनाई जाती है जयपुर। राजधानी किसको बनाई जाती है? जयपुर को। इसके अलावा फिर अलग अलग विभाग हैं, वो अलग अलग जगह पर खोले जाते हैं। जोधपुर के महाराजा को कहा जाता है कि आप चिंता मत करो, आपको न्याय का पूरा डिपार्टमेंट दे देंगे। आपको जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आपको दे देंगे, न्याय आप ही करोगे बैठकर। राजधानी का क्या करोगे तुम? अरे राजधानी का क्या करोगे? जोधपुर के महाराजा को राज्य किया जाता है, उसको बोलते हैं कि आपको हाई कोर्ट दे देंगे। वर्तमान में भी राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पर है? जोधपुर में। एक खंडपीठ जयपुर के अंदर है, वरना हाई कोर्ट जोधपुर में ही है। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग राजाओं को अलग अलग विभाग दिए गए। कोटा के राजा को दिया गया, कोटा के अंदर विभाग खोला गया, वन विभाग। कौन सा विभाग खोला गया? भरतपुर के अंदर कृषि विभाग खोला गया। भरतपुर में कौन सा विभाग खोला गया था? कृषि विभाग। कृषि विभाग भरतपुर में खोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में ही तो वहां पर सरसों अनुसंधान केंद्र वगैरह बनते हैं। अरे सेवर भरतपुर में है सरसों अनुसंधान केंद्र। कब गठन हुआ था? सरसों अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ था? 2000 के अंदर। 1992 है या 93 है?
बाणवा है, फिक्स है, ठीक है। इसके अलावा देखो खनन विभाग उदयपुर को दिया जाता है। खनन विभाग उदयपुर को इसलिए दिया जाता है कि ज्यादातर खनिज है उनका उत्खनन उदयपुर साइड से होता था, मेवाड़ के अंदर ही होता, इस वजह से खनन विभाग उदयपुर को देते हैं, कृषि विभाग भरतपुर को देते हैं, वन विभाग कोटा को देते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्व विभाग अजमेर को देते हैं। राजस्व विभाग किसको देते हैं? अजमेर को। हाई कोर्ट रखा जाता है जोधपुर के अंदर। हाई कोर्ट कहां पर रखा जाता है? और राजधानी रखी जाती है जयपुर के अंदर। राजधानी कहां पर रखी जाती है? जयपुर के अंदर। इसके अलावा शिक्षा विभाग दिया जाता है बीकानेर को। शिक्षा विभाग किसको दिया जाता है? बीकानेर को। आज भी शिक्षा विभाग है, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विभाग है, वो बीकानेर के अंदर है। ये मत सोचना कि अजमेर के अंदर है। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसका मुख्यालय है। लेकिन आपको पूछे कि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, प्राथमिक जो शिक्षा विभाग है वो कहां पर है? तो वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर एक तो राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया जाता है ये आपको याद रखनी है। किस कमेटी की सिफारिश से, किस समिति की सिफारिश से जयपुर को राजधानी बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी कमेटी थी, कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति, याद रख लेना। यही पूछते हैं एग्जाम में, बार बार पूछते रहते हैं एग्जाम, ठीक है। उस समिति ने अलग अलग विभाग अलग अलग जगह पर खोले। तो सबसे पहले तो आप नोट करो, लिखो, राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए, राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए विवाद को सुलझाने के लिए सत्यनारायण राव समिति का, राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए सत्यनारायण राव समिति का, सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, ठीक है। इसके बाद में देखो राजधानी कहां पर रखी जाती है, इसके अलावा कृषि विभाग कहां रखा जाता है। एक तरफ तो विभाग के नाम लिख लो और एक तरफ कहां पर रखे जाते हैं ये चीजें लिख लो। पहला पॉइंट तो आप नोट करो, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से राजधानी जयपुर को बनाया जाता है, वह अन्य विभाग सबसे पहले तो यहां लिख लो राजधानी, कृषि विभाग, हाई कोर्ट, शिक्षा विभाग, खनन विभाग, खनन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, राजधानी जयपुर।
कृषि विभाग भरतपुर, हाई कोर्ट लिख लो जोधपुर, शिक्षा विभाग लिखो बीकानेर, खनन विभाग उदयपुर, वन विभाग कोटा, राजस्व विभाग अजमेर। ये अलग अलग विभाग अलग अलग जगह पर खोले गए, और कौन सी समिति की सिफारिश से खोले गए थे ये आपको याद रखना है। पूछ ली है, राम लुभाया समिति का गठन कब हुआ? राम लुभाया समिति का गठन हुआ था नए जिलों के गठन करने के लिए, ठीक है। जब नए जिले बनाए थे गहलोत साहब ने, उस समय राम लुभाया समिति का गठन हुआ था। आईएएस अधिकारी भाई, इसको जिम्मेदारी दी थी कि आप चेक करो कौन सा शहर है वो जिला बनने के काबिल है। तो ये क्या करता है, एक लिस्ट बना कर देता है गहलोत साहब को, गहलोत साहब ये जो शहर है ये जिले बनने के काबिल है, जिसमें से एक शहर तो जिले बनने के काबिल है बिल्कुल नहीं लगता था, जीरो लगता था, ठीक है। दो रुपये वाले पर जिला बना, ठीक है।
अब लिखो वृहद राजस्थान का मंत्रिमंडल, वृहद राजस्थान का मंत्रिमंडल। वृहद राजस्थान का मंत्रिमंडल। वृहद राजस्थान का मंत्रिमंडल। सबसे पहले मंत्री का नाम लिखो हनुवंत सिंह। मंत्री का नाम लिखो हनुवंत सिंह। अगला लिखो भूरेलाल भैया। भूरेलाल भैया। रघुवर दयाल गोयल। भूरेलाल भैया, रघुवर दयाल गोयल। इसके बाद में लिखो नरसिंह कछवा। नरसिंह कछवा। देखो वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी। इसके बाद में लिखो सिद्धराज ठड्डा। सिद्धराज ठड्डा। प्रेम नारायण माथुर। प्रेम नारायण माथुर। ठीक है। सुपरवाइजर के अंदर प्रजामंडल आंदोलन नहीं है। ठीक है, आपके प्रजामंडल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन लेबर असिस्टेंट वालों तुम्हें आप याद रखना है ये भी। मुरीलाल भैया मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित था। इसको सरड़ा के किले के अंदर कैद करके भी रखा था। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित था। ये उपाध्यक्ष था मेवाड़ प्रजामंडल का। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, इसके अलावा उस प्रजामंडल का उपाध्यक्ष था भूरेलाल भैया। इसके अलावा रघुवर दयाल गोयल ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंध रखता था। बीकानेर प्रजामंडल का गठन तो मेघाराम वेद ने किया था, लेकिन उसका ये सदस्य था रघुवर दयाल गोयल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई। कहाँ की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? कलकत्ता के अंदर। साफ लिया सबने? देखो यहाँ पर वृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य शामिल थे। सबसे पहला कौन है? हनुवंत सिंह। इसके अलावा यहाँ पर मुरीलाल भैया। इसके बाद में रघुवर दयाल गोयल के बाद में नरसिंह कछवाल के बाद में वेदपाल त्यागी के बाद में। इसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन डीप यदि क्वेश्चन पूछेगा तो सुपरवाइजर में वैसे डीप नहीं पूछेगा, लेकिन यदि फिर भी डीप पूछ ले तब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से वृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य का नाम है, या निम्न में से वृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में सदस्य का नाम नहीं है। किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये सदस्य मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे, इनके नाम याद रखते हैं ना। ठीक है, वैसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे। चरण के अंदर शामिल रियासत का नाम पूछ लेगा, राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री, इनमें से नाम पूछ लेगा। बाकी आपके कम संभावना है, फिर भी पता नहीं कुछ नहीं तुम्हारी दशा खराब हो। ठीक है, फिर दोष दे दो मेरे को कि मास्टर ऐसे जो लिखा है उन्हें। इसके बाद में लिखो, देखो जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रखते थे। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह, हनुमान जी का नाम तो याद है ना, लिख लो। हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रखते थे, लेकिन लिखो, लेकिन इस योजना का पर्दाफाश
लेकिन जोधपुर महाराजा हनुमान सिंह पाक में मिलने की इच्छा रखते थे, लेकिन क्या हुआ, लेकिन इस योजना का पर्दाफाश सोमनेश जोशी ने अपने समाचार पत्र का नाम है, इसको डबल इनवाइटेड कोमा में समाचार पत्र रियासती में किया। इसकी योजना का पर्दाफाश है, इस सोमनेश जोशी ने अपने समाचार पत्र में पूरी विवरण वहां का, जो वहां की न्यूज़पेपर थे उसके अंदर साफ कर दे दिया कि यहाँ की राजा है, उसके मन के अंदर खोट है, इसकी नीयत के अंदर खोट है, ये पाकिस्तान में मिलना चाहता है। पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो वहां पर पाकिस्तान को अलग करने वाला कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। अरे पाकिस्तान को अलग करने वाला कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। एक तरफ वो चाहता था कि हमारा देश बड़ा रहे, इधर महात्मा गांधी है, इसके अलावा और जो क्रांतिकारी थे वो चाहते थे कि हमारा देश बड़ा रहे। तो मोहम्मद अली जिन्ना किसी न किसी रियासत को, जैसे हैदराबाद रियासत थी, उसको भी उसने कहा था कि हमारे इस देश के अंदर शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। हैदराबाद में ज्यादातर मुस्लिम थे, आज भी ज्यादातर मुस्लिम है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत की अलग अलग रियासतें थी, वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार पटेल उनको राजस्थान के अंदर शामिल करता है, भारत के अंदर शामिल करता है, ठीक है। इसके बाद में लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इसी में नोट करो। राम मनोहर लोहिया ने एकीकृत राजस्थान की मांग रखी। राम मनोहर लोहिया ने राम मनोहर लोहिया ने एकीकृत राजस्थान की मांग रखी, ठीक है। और ये जो राम मनोहर लोहिया है, राजस्थान में इसको राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष बना रखा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पेपर सोल्व करवाया था, राजस्थान की आरपीएससी का पेपर सोल्व करवाया था, उसके अंदर इसका क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये पूछा था कि राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष कौन था। राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष किसको बना रखा था, राम मनोहर लोहिया को। अरे अभी कुछ दिन पहले ईओआरओ का पेपर लगा था, उसका पेपर सोल्व करवाया था ना मैंने कहा था कि ये मैंने लिखवाया नहीं था, ये और बताया था मैंने। तो राजस्थान आंदोलन समिति का जो अध्यक्ष, उसमें पूछा था कि राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था, राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन आया था उसमें। तो उसका अध्यक्ष कौन था, राम मनोहर लोहिया। लिख लो इसमें, राम मनोहर लोहिया को राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। राम मनोहर लोहिया को
राम मनोहर लोहिया को राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष यहां पर लिख लेना इसके EORO 2025 राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष, राजस्थान आंदोलन समिति। ठीक है, इसका नाम वृद्ध राजस्थान रखा गया। वृद्ध राजस्थान इसका नाम किसने रखवाया था, किसने मांग रखी थी कि वृद्ध राजस्थान इसका नाम रखो। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी तो नाम हो सकता है, जैसे KM मुंशी ने कहा था कि इसका नाम मत्स्य संघ रखो। किसने कहा था? KM मुंशी ने। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका नाम वृद्ध राजस्थान किसने रखवाया था, ये मांग किसने रखी थी, इसका पॉइंट भी लिखो। लिखो लिखो जय नारायण व्यास ने 9 नवंबर 1948 ईस्वी को, जय नारायण व्यास ने जय नारायण व्यास ने 9 नवंबर 1948 9 नवंबर 1948 एक सार्वजनिक सभा में, सार्वजनिक सभा में सर्वप्रथम इस शरण का नाम वृद्ध राजस्थान रखने की मांग रखी। वृद्ध राजस्थान रखने की मांग रखी। छाप लिया सबने? ये 4 चरण एकीकरण के पूरे हैं। इसके बाद में आपको नहीं तो राष्ट्र प्रमुख का नाम याद रखना है, वही रहेगा राष्ट्र प्रमुख। उद्घाटन बाद में कोई भी नहीं करता है। ठीक है, 4 चरणों तक के उद्घाटन होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री भी वही बनता है जो चौथे चरण में बनता है, आगे कंटिन्यू वही रहता है। ठीक है, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है तब उस प्रधानमंत्री का नाम बदलकर फिर मुख्यमंत्री कर दिया जाता है। फिर नाम क्या कर दिया जाता है? मुख्यमंत्री। क्योंकि अलग अलग जो स्टेट थे, अलग अलग जो प्रांत थे, उनके लिए संविधान के अंदर मुख्यमंत्री का नाम रखा गया था और पूरे देश पर एक प्रधानमंत्री रखा गया था। ठीक है, अरे पूरे संविधान के अंदर जितनी भी धाराएं थी, जितने भी अनुच्छेद थे, उनके अंदर ऐसा नहीं था कि अलग अलग राज्यों के अंदर, प्रांत के अंदर भी कोई प्रधानमंत्री रहे। इस प्रधानमंत्री का पद केवल एक ही था पूरे देश के अंदर। तो जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इस प्रधानमंत्री के पद को हटाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री कर दिया गया। प्रधानमंत्री यहाँ पर चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री बनता है। कौन बनता है? हीरालाल शास्त्री। यहीं पर जोमनेर में जन्म होता है 1899 के अंदर। जोमनेर यूनिवर्सिटी है, एसकेएम यूनिवर्सिटी, वहां पर हीरालाल शास्त्री का जन्म होता है। ठीक है, इसकी बेटी के लिए इसने एक विद्यापीठ की स्थापना की थी, वनस्थली विद्यापीठ। कौन सी विद्यापीठ है? आज लड़कियों की शिक्षा के लिए अग्रिम है वो संस्थान, टोंक के अंदर है। अरे टोंक जाओगे ना, जयपुर से टोंक जाओगे तो बीच रास्ते में आएगी वनस्थली विद्यापीठ। इसी हीरालाल शास्त्री की बेटी ने वहां पर जो लड़कियों की शिक्षा के लिए वहां पर कार्य किया था। फिर हीरालाल शास्त्री क्या करता है, अपनी बेटी के लिए वहां पर उसकी स्थापना कर देता है। उसकी बेटी का नाम भी वनस्थली था। ठीक है, तो यहाँ पर ये एकीकरण का चौथा चरण कंप्लीट है। एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद में 5वें चरण के बारे में चर्चा करते हैं। टाइम नहीं हुआ अभी तो।
नहीं हुआ अभी तक। अभी तक 10-15 मिनट है, 10-15 मिनट में तो पूरा एकीकरण करवा दूंगा मैं। अब आगे वाले चरण है उनके अंदर कोई ज्यादा स्पेशल चीजें याद नहीं रखनी है आपको। देखो यहाँ पर सबसे पहले एकीकरण का चौथा चरण, इसका नाम क्या रखा जाता है? वरद राजस्थान। एकीकरण के चौथे चरण का गठन कब होता है? 30 मार्च 1949। ठीक है। यहाँ पर कितनी रियासतें शामिल की जाती है? 4 रियासतें शामिल की जाती है। 4 रियासतों में कौन कौन सी रियासत शामिल की जाती है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। एकीकरण के चौथे चरण के अंदर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? राष्ट्र प्रमुख किसको बनाया जाता है? इसको राष्ट्र प्रमुख बनाते हैं। कहाँ का राजा रूठ जाता है? मेवाड़ का राजा। और मेवाड़ का राजा जब रूठ जाता है तो उसको मनाने के लिए एक नया पद क्रिएट किया जाता है। उस पद का नाम क्या है? महाराज प्रमुख। किसको बनाया जाता है? आजीवन महाराज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। इसके बाद में देखो राजधानी किसको बनाई जाती है? राजधानी को लेकर भी विवाद होता है, लड़ाई होती है। उस लड़ाई को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई जाती है। समिति का नाम क्या है? सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति ने राजधानी किसको रखने की सिफारिश की थी? उसकी सिफारिश से किसको राजधानी बनाई जाती है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश से बनाया गया था? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश। ठीक है। इसके बाद में इसका उद्घाटन किसने किया था? यहाँ पर जयपुर को राजधानी बना दी जाती है, लेकिन इसके अलावा अलग अलग जो विभाग थे अलग अलग जगह पर खोले जाते हैं। कौन सा विभाग कहाँ पर खोला जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजधानी तो कहाँ बनाई जाती है? हाई कोर्ट कहाँ बनाया जाता है? कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, खनन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसके अंदर मंत्री कौन कौन थे? वरद राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री एक है। प्रधानमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। लेकिन एक से पूरी सरकार थोड़ी चलती है, सरकार चलाने के लिए मंत्री भी होते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में मंत्री कौन कौन है? सबसे पहले मंत्री का नाम क्या है? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह के बाद में कौन है? भूरेलाल भैया। भूरेलाल भैया के बाद में कौन सी प्रधानमंत्री से संबंध रखता है? बीकानेर प्रधानमंत्री। रघुवर दयाल कौन सी प्रधानमंत्री से संबंध रखता है? और भूरेलाल भैया किससे संबंध रखता है? मेवाड़ से। नरसिंह कछवा है, वेदपाल त्यागी है, सिद्धराज खड्डा है, प्रेम नारायण माथुर है। तो ये कौन से चरण के मंत्री हैं? चौथे चरण। चौथे चरण का नाम क्या रखा जाता है? वरद राजस्थान। ठीक है। चौथा तीसरा ये नहीं पूछेगा, आपको नाम देगा। मत्स्य संघ है, पूर्व राजस्थान संघ है, संयुक्त राजस्थान है, वरद राजस्थान है, ये नाम देगा आपको। ये नाम याद रखने हैं। और यही पूछेगा एग्जामिनर, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? यही पूछेगा एग्जाम के अंदर। राजधानी कहाँ रखी गई थी संयुक्त राजस्थान की? यही पूछेगा आपको। ऐसा नहीं पूछेगा तीसरा चरण दूसरा चरण। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर जोधपुर के महाराजा कहाँ जाना चाहते थे? और इस बात का पता कहां से लगता है? कौन से अखबार से लगता है? रियासती अखबार कौन प्रकाशित करता था यहाँ पर? सुमेध जोशी। ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया ये चाहते थे कि यहाँ पर एकीकृत राजस्थान रखा जाए, इसका नाम एकीकृत राजस्थान रखा जाए, अलग से राजस्थान रखा जाए। इस राम मनोहर लोहिया को कौन सी समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है? राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष को बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसका नाम वृद्ध राजस्थान। सबसे पहले इसका नाम वृद्ध राजस्थान रखने की मांग किसने रखी थी? कब रखी थी? एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में इसने नाम रख दिया था कि इसका नाम, इस चरण का नाम वृद्ध राजस्थान रखना है। इसने नाम रखने की जो सिफारिश है ये सबसे पहले कब की थी? 9 नवंबर 1948। ठीक है। चरण के गठित होने से पहले ही मीटिंग रखी गई थी। उसी मीटिंग में इसने कह दिया था कि इस चरण का नाम है वृद्ध राजस्थान रखना है। सार्वजनिक सभा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर ये कह देता है। ठीक है। इसके बाद में अगला चरण लिखो, एकीकरण का पंचम चरण, पांचवा चरण। एकीकरण का पंचम चरण, पांचवा चरण। एकीकरण का पंचम चरण। एकीकरण का पंचम चरण, इसका नाम गठन। ठीक है।
शामिल रियासतें। देखो यहां पर इसके अंदर क्या किया जाता है, इस एकीकरण के पांचवें चरण का नाम तो सबसे पहले रखा जाता है संयुक्त वृहद मिक्स। जो पहले संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ, इसके बाद में वृहद राजस्थान का गठन हुआ, उन दोनों को मिला दिया यहां पर और इसका नाम रखा गया संयुक्त वृहद मिक्स। ठीक है, संयुक्त वृहद दोनों नाम इसके रखे गए। संयुक्त वृहद मिक्स, ठीक है, इसको वृहदतर राजस्थान भी कहते हैं। इसको वृहदतर राजस्थान भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका नाम रखा जाता है। इसका गठन कब किया जाता है? 15 मई 1949। शुरू के 3 चरण हुए 1948, इसके बाद में 2 चरण हुए 1949। ठीक है, शुरू के 3 चरण 1948 के अंदर होते हैं। इसमें देखो किस किस को शामिल करते हैं। जो मत्स्य संघ बनाया गया था वो अलग से चल रहा था, उसकी सरकार वगैरह भी अलग से चल रही थी, उसका प्रधानमंत्री बना रखा था शोभाराम कुमावत को। 5वें चरण तक उस मत्स्य संघ को कोई भी हिलाता नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरे चरण में लाकर उसको मिला दिया गया। जैसे दूसरा चरण गठित हुआ था, दूसरा चरण गठित हुआ था पूर्वी राजस्थान संघ, उसको तो ले जाकर तीसरे चरण में शामिल कर दिया था संयुक्त राजस्थान में, लेकिन पहले चरण को जो मत्स्य संघ है उसको किसी ने हिलाया भी नहीं। जैसे यहाँ पर 5वां चरण गठित होता है, इस 5वें चरण में उस पहले चरण को लाकर मिलाया जाता है। जब तक उसको यहां पर इस 5वें चरण में लाकर मिलाया जाता है मत्स्य संघ को, तो वहां के लोग भी खिलाफ हो जाते हैं। वहां के लोग बोलते हैं कि हम तो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं, क्योंकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर है, करौली है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है वो उत्तर प्रदेश में मिलती है। वहां की लैंग्वेज है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनकी और उनकी लैंग्वेज सेम है। तो भाषा के आधार पर वो लोग चाहते थे उत्तर प्रदेश में जाना। मत्स्य संघ का गठन हो गया था, पहला चरण कंप्लीट हो गया था, इसके बावजूद भी वहां के लोग उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। भाषा के आधार पर, किसके आधार पर मिलना चाहते थे? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की वह कौन सी रियासतें हैं जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? तो आपको जवाब देना है अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ये रियासतें हैं, ये भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। इसके बाद में क्या किया जाता है? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो क्या करता है? एक समिति बनवाता है, एक समिति बनवाता है। समिति का नाम रखा जाता है शंकर देव राय समिति। समिति का नाम क्या रखा जाता है? शंकर देव राय समिति। ठीक है, आर के सिद्धवा, प्रभु दयाल उसके सदस्य थे शंकर देव राय समिति की। उनको जिम्मेदारी देते हैं कि कैसे भी करो इस मत्स्य संघ को लाकर यहां पर 5वें चरण में शामिल करना है आपको। शंकर देव राय समिति गठित करके उनको जिम्मेदारी दे दी कि आपको लाकर इस 5वें चरण में इसको शामिल करना है। शंकर देव राय समिति के लोग क्या करते हैं? आर के सिद्धवा है, प्रभु दयाल है, वो क्या करते हैं? वहां के लोगों से जाकर मिलते हैं, वहां की जनता से जाकर मिलते हैं और उनके मन को परिवर्तित करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप राजस्थान में मिलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो उत्तर प्रदेश तो वैसे ही जनसंख्या में बड़ा राज्य, जनसंख्या में वैसे बड़ा राज्य बनेगा, तो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। शंकर देव राय समिति के सदस्य सारे जाकर वहां पर जनता को क्या करते हैं? राजी करते हैं और जनता को राजी करने के बाद में उस समिति की सिफारिश से इस मत्स्य संघ को 5वें चरण में लाकर शामिल किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मत्स्य संघ को एकीकरण में कौन से चरण में शामिल किया जाता है? 5वें चरण में। मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में कौन सी समिति की सिफारिश से विलय किया गया था? कौन सी समिति की सिफारिश से? शंकर देव राय समिति की सिफारिश। पहले संयुक्त राजस्थान का गठन हो गया, उसमें पूर्व राजस्थान मिल गया था, फिर वृहद राजस्थान का गठन हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक तो पंचम चरण के अंदर उस संयुक्त राजस्थान ग्रुप को लाकर मिलाया गया, वृहद राजस्थान ग्रुप को यहां पर मिला दिया गया। इसके अलावा इसमें मत्स्य संघ को शामिल कर दिया गया। इसके अलावा किसको शामिल कर दिया गया? मत्स्य संघ को शामिल किया गया। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कौन सी समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया गया? कौन सी समिति है? शंकर देव राय समिति। उसके सदस्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं। आर के सिद्धवा है, प्रभु दयाल है, वो शंकर देव राय समिति के सदस्य हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें शामिल रियासतें। सबसे पहले तो इसमें लिख लो संयुक्त राजस्थान प्लस वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। ये यहां पर 5वें चरण में शामिल किए जाते हैं। अब इस मत्स्य संघ को कौन सी
समिति की सिफारिश से शामिल करते हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना है। बाकी प्रधानमंत्री है, राष्ट्र प्रमुख है, वो पहले वाले चरण के ही हैं इसमें, ठीक है, वो याद नहीं रखने आपको, ये याद रखना है। चौथे चरण तक कौन प्रधानमंत्री रहता है, कौन मुख्यमंत्री रहता है, कौन राष्ट्र प्रमुख रहता है, वही याद रखने आपको। पांचवें, छठे और सातवें चरण के अंदर वही लोग रहते हैं जो चौथे चरण के अंदर रहते हैं, ठीक है। अरे उनको दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को याद कर लेना। यहाँ पर आपको पूछ ले कि पंचम चरण के अंदर प्रधानमंत्री कौन था, तो पांचवें चरण में प्रधानमंत्री कौन था, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। राष्ट्र प्रमुख कौन था, तो राष्ट्र प्रमुख था मान सिंह, अरे मान सिंह द्वितीय, ठीक है। उद्घाटन किसी ने किया नहीं था इसका, किसी व्यक्ति ने इसका उद्घाटन नहीं किया, इसमें नोट करो आप, लिखो। एकीकरण के पंचम चरण में, एकीकरण के पंचम चरण में, पांचवा भी लिख सकते हो, एकीकरण के पंचम चरण में, पंचम चरण में मत्स्य संघ को शामिल किया गया, मत्स्य संघ को शामिल किया गया। मत्स्य संघ को शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद में अलग से पॉइंट लगा नोट करो, देखो अलवर सॉरी लिखो धौलपुर व भरतपुर, लिखो धौलपुर व भरतपुर की जनता, धौलपुर व भरतपुर की जनता भाषा के आधार पर, भरतपुर व धौलपुर की जनता भरतपुर व धौलपुर की जनता भरतपुर व धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, भाषा भी लिख लेना ब्रज भाषा। कृष्ण भगवान ब्रज भाषा के अंदर ही गोपियों को लुभाते थे अपनी ओर, ठीक है। आगरा और मथुरा, इन दोनों की सीमा लगती है अपने राजस्थान के साथ। अरे आगरा और मथुरा ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा इतना तो। यहाँ पर डीग जिला और लगता है भरतपुर का, ठीक है, डीग जिला भरतपुर का और लगता है, उसकी सीमा और लगती है। लेकिन जब इनमें एकीकरण किया था उस समय डीग नहीं था, उस समय भरतपुर रियासती थी। तो ये भरतपुर और धौलपुर है, ये भाषा के आधार पर किस राज्य के अंदर, किस प्रांत के अंदर शामिल होना चाहते थे, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल होना चाहते थे। इनके लिए यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया जाता है, उस कमेटी का नाम है शंकर देव राय समिति, ठीक है। तो लिखो पॉइंट लगाकर, मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय के लिए, मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय के लिए, राजस्थान में विलय के लिए राजस्थान में विलय के लिए शंकर देव राय समिति का गठन किया जाता है, समिति का गठन किया जाता है। गठन किया जाता है। इसके सदस्य कौन है, आर के सिल्वा और प्रभुदयाल, ये इसके सदस्य हैं, आर के सिल्वा और प्रभुदयाल, ये इसके सदस्य हैं, ठीक है। और यही लोग दोनों के दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर इस उत्तर प्रदेश के जो अंदर मिलना चाहते थे, जो भरतपुर धौलपुर के लोग उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते थे,
उन लोगों को जाकर मनाते हैं, उनको पटाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप राजस्थान में शामिल हो जाओ, फायदा रहेगा तुम्हारा, ठीक है। यदि उत्तर प्रदेश में जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। उनको मनाने का काम यही करते हैं, इसी समिति के सदस्य करते हैं, ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट नोट कर लो, लिखो शंकर देवराय समिति की सिफारिश से, शंकर देवराय समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में शामिल किया गया। और वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, नोट लगाकर नोट कर लेना, 1000-2000 का नोट लगा लेना। देखो शंकर देवराय समिति की सिफारिश से, शंकर देवराय समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में शामिल किया जाता है। मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में शामिल किया जाता है। राजस्थान में शामिल किया जाता है। ठीक है, 10-15 मिनट की क्लास और रहेगी, जो कल इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। 500 चरण हो गया, 6वां चरण और 7वां चरण, एक सिरोही रियासत को शामिल करेंगे, इसके अलावा जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है उसको शामिल करेंगे, ठीक है। एक झालावाड़ का क्षेत्र है, वो यहाँ पर देखो, इस झालावाड़ का एक सिरोंज क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश को दिया जाएगा, और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा है वो राजस्थान में शामिल किया जाएगा यहाँ पर। यही चीजें हैं, 10-15 मिनट की क्लास और है। अभी आज तो पॉसिबल है नहीं मुझे लगता है, यदि अभी पॉसिबल है तो करवा दो, अभी नहीं है पॉसिबल, चलो कल करवा दूंगा।